नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों। अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तथा आगे के आने वाले इस चैप्टर की जो पूरी बेसिक है, पूरा जो बुनियाद है, उस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो गाइस सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले जो बेसिक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का माइंड उस पर केंद्रित करना चाहूंगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती है। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइए बच्चों कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए सो बच्चों, अभिक्रियाएं जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, दरअसल वे क्या चीजें होती हैं इसको सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद फिर लिखते हैं। सो अभिक्रियाएं जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं बच्चों, अभिक्रियाएं दरअसल ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी भी पदार्थ, याद रखना, किसी भी पदार्थ का संगठन, संरचना तथा गुणधर्म क्या हो बच्चों, बदल जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को ही दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखना, एक एक शब्द को समझाते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लिखिए पहले मेरे साथ आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बच्चों कि वे क्रियाएं या वे प्रक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा उसका गुणधर्म बदल जाता हो, परिवर्तित हो जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अभिक्रियाओं में ये जो संगठन है बच्चों को जनरली ये समझ में नहीं आता कि संगठन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, संगठन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जिन जिन कणों, जिन जिन तत्वों या जिन जिन घटकों से मिल करके बना हुआ है, वह उसके संघटक या संगठन कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी के घर जाओ, ठीक है, घबराना नहीं, मैं आपके घर नहीं आने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप किसी के घर जाते हो, उसने आपको खीर बनाकर खिलाया, क्या खीर बना करके खिलाया, ठीक है, और आपने खाने के बाद कहा सर वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया, किंतु आप ये बताइए कि खीर में खीर का संगठन क्या है, खीर का संगठन क्या है। तो खीर का संगठन का मतलब होता है ये कि खीर को बनाने के लिए किन किन पदार्थों को आपने उसमें मिलाया था, किन किन पदार्थों को आपने उसमें मिलाया था। तो आप कहोगे कि भैया खीर को बनाने के लिए हमने चावल लिया था, ठीक है, दूध लिया था या दूध का जली विलयन लिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खीर बनाने के लिए उसमें चीनी डाला था। क्या डाला था, चीनी डाला था, उसके अलावा किशमिश है, बादाम है, जो भी है आप डाल दीजिए। तो खीर को बनाने के लिए बच्चों जिन जिन पदार्थों को आपने उसमें मिलाया हुआ है, वही उस खीर के क्या कहलाएंगे बच्चों, संघटक कहलाएंगे या घटक कहलाते हैं। अब बात यहां पर आती है संगठन के बदलने की। खीर बनाने के लिए जो जो आपने मिलाया था वो तो आपको अच्छे से मालूम है। अगर आपसे मैं कहूं कि उसमें खीर में चीनी के बजाय आप नमक डाल दीजिए, क्या चीनी मत डालिए, चीनी के बजाय उसमें क्या डालिए बच्चों, नमक डालिए, तो क्या वह संगठन पहले जैसा रहा? तो आंसर सर नहीं, चीनी के जगह पर अब उसमें क्या डाल दिया गया है, नमक डाल दिया गया है। क्या चीनी के स्थान पे नमक डाल देने से पहले जैसा उस खीर का गुणधर्म रहेगा, मतलब कि वो पहले जैसा मीठा रहेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह संगठन को जैसे ही आपने बदला, उसका जो गुणधर्म है, उसका जो स्वाद है, ये सभी क्या हो गए बच्चों, बदल गए। इट मींस दैट कि संगठन के बदलने से बच्चों उसकी आणविक संरचना तथा उसका जो गुणधर्म है बच्चों वो बदल जाता है, जैसे कि खीर में चीनी के बजाय नमक डालने से होता है। इसी तरह से हम आप सभी जानते हैं कि विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से, पंच तत्वों से मिलकर के हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इन 5 तत्वों से मिलकर के बच्चों मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। और अंततः जब देश का देहावसान होता है, कोई भी इंसान धरती माता की गोद में जब हमेशा के लिए सो जाता है, तो कहा जाता है कि वो पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया, पंच तत्वों में क्या कर दिया गया, विलीन कर दिया। तो वो जो
पंच तत्व हैं जिससे मनुष्य के शरीर के निर्माण हुई है। पंच तत्व ही बच्चों क्या कहलाते हैं? मनुष्य के शरीर के घटक या संघटक कहलाते हैं या अवयव कण कहलाते हैं। इस चीज को आप अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। बोलो बात समझ में आया? यहां पर 10th लेवल में बच्चों जो अभिक्रियाएं हैं मुख्यतः वह एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट रूप से आपको पढ़ना है, और वो कौन है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जिक्र करके बताता हूँ, जिसमें पहला है नाभिकीय अभिक्रिया, जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको कहते हैं, और दूसरा है बच्चों क्या? रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो क्लासेस हैं, जैसे 12 क्लास है, 12 क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा नामक जो एक चैप्टर है फिजिक्स में, अगर आप उसको यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे सीख लेंगे तो वह चीजें एकदम आसान या कह सकते हैं बेहद आसान होगा, और इस चीज की आपके लिए वहां पर एक मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्यतः हम लिखेंगे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, वैसे तो अभिक्रियाएं कई प्रकार के हैं बच्चों, लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वह अभिक्रियाएं मुख्यतः कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। अब उसमें पहली अभिक्रिया जैसा मैंने आपको बताया नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो उस चीज को भी मैं लिखता हूं। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की हो गई? यहाँ पर दो प्रकार की। अब इसमें मोटे मोटे तौर पर नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हम जिक्र कर देते हैं, और इस चैप्टर की जो बुनियाद है जिसको अच्छे से आपको पढ़ना है बच्चों वो है रासायनिक अभिक्रिया। अब उसके बाद उस पर आते हैं। ठीक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये चीज आप सीखिए। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी परमाणु के नाभिक हैं वह भाग लेते हैं, तो ऐसी प्रक्रियाओं को ही हम लोग दरअसल क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और जब भी किसी परमाणु का नाभिक किसी अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसका जो अपना निजी स्वरूप है, परमाणु का जो अपना निजी स्वरूप है बच्चों, वो बदल जाता है। इसका मतलब कि एक परमाणु का जो एक प्रकार को जो परमाणु या नाभिक होता है वो दूसरे प्रकार के परमाणुओं या नाभिकों में पूरी तरह से क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, नाभिक क्या होता है उसके संबंध में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आप सभी जानते हो बच्चों, प्रत्येक पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ होता है बच्चों, ये अगर पदार्थ है जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है बच्चों, उसको हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पदार्थ जो है जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु से छोटे जो कण होते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु के आंतरिक संगठन का जब बारे में अध्ययन किया गया, रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट, ठीक है, थॉमसन जैसे साइंटिस्ट, नील बोर्स जैसे साइंटिस्ट ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने खोज कर ये बताया कि परमाणु के भीतर जो क्षेत्र होते हैं, एक होता है अति सूक्ष्म धनावेशित भाग जिसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमाणु का नाभिक कहते हैं बच्चों। और दूसरा होता है नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर लगाते हैं। क्लियर होता है? तो अगर किसी अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेंगे तो उस अभिक्रिया को दरअसल हम लोग क्या कहेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सो इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। वे क्रियाएं, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों? वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसे हम नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और आगे आप यहां भी लिख सकते हो कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं का जो निजी स्वरूप है बच्चों वो क्या होता है? बदल जाता है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर? और यहाँ पर जो नाभिकीय अभिक्रिया आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 के फिजिक्स में, वहां पर मुख्यतः दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं का जिक्र है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले प्रकार की जो नाभिकीय अभिक्रिया है बच्चों वो है नाभिकीय विखंडन। क्या है गाइस? नाभिकीय विखंडन। तो पहला वाला ए वाला जो हम रिएक्शन लेते हैं वो नाभिकीय विखंडन है, और बी वाला जो है वो नाभिकीय संलयन है। उस चीज को मैं लिखता हूं। तो पहले प्रकार की जो नाभिकीय अभिक्रिया उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन का क्या मतलब होता है? आप सभी जानते हो विखंडन का मतलब होता है दो या दो से अधिक भागों में टूटना। ठीक है, यानी ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाएं जिसमें एक भारी नाभिक जो होता है बच्चों दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है? टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में
ये चीजें पुनः आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि अगर एक भारी नाभिक, ठीक है, अगर एक भारी नाभिक बच्चों न्यूट्रॉनों की बमबारी से, बेवजह नहीं टूटेगा, न्यूट्रॉनों की बमबारी से क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के या छोटे नाभिकों में टूट जाता है बच्चों, तो ऐसी अभिक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में बच्चों रसगुल्ले की तरह ये सीधे टपक गया है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। पहला स्टेटमेंट जिसको आप ध्यान में रखेंगे वो ये है, सन 1939 ईस्वी के आसपास बच्चों अमेरिका के दो साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑटो हान तथा स्ट्रासमैन और ऑटो हान, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, यूरेनियम 235 92U235 पर क्या करवाया था बच्चों, न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाया था, जिसके बाद दो हल्के नाभिक, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन के जो है हल्के नाभिक प्राप्त हुए थे। ये 56 144 और ये 36 89 होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन को 0n1 लिखते हैं बच्चों, 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पन्न होती है क्या, अपार ऊर्जा, जिसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन सबसे पहले सन 1939 ईस्वी में अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, स्ट्रासमैन तथा ऑटो हान ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी जब किया तो उसने सडनली ये देखा कि ये जो यूरेनियम है यह दो छोटे नाभिकों में टूट गया। ये भारी नाभिक यूरेनियम होता है, न्यूट्रॉनों की बमबारी से दो छोटे नाभिक क्रिप्टॉन और बेरियम के प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है और वहां पर अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से रखेंगे। क्लियर। और एक अगला स्टेटमेंट जो मैं आपको बताऊं वो ये कि यहां पर जो बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती है ऊर्जा, इसी ऊर्जा और इसी सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम परमाणु बम का निर्माण किया गया था। क्या, परमाणु बम का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के दो साइंटिस्टों स्ट्रासमैन तथा ऑटो हान द्वारा भी ये चीजें की गई थी। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि जो परमाणु बम होता है बच्चों, जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर होता है। अगेन दिस वन इज सो मच इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बच्चों, सीधे रसगुल्ले गोलगप्पे की तरह टपक जाता है और पूछा जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, और इसका सही जवाब है क्या, नाभिकीय विखंडन। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो इसको मैंने लिख भी दिया कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर होता है सबको। अगला जो बी वाला, दूसरा वाला जो नाभिकीय अपक्रिया है बच्चों वो है क्या, नाभिकीय संलयन अपक्रिया। तो उस चीज को हेडिंग लगा लीजिए आप, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। संलयन अपक्रिया का क्या मतलब है, संलयन का मतलब होता है संयोग होना या जुड़ना। ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं, ठीक है, याद रखना, लिख लेना आप लोग, ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, ठीक है, ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हो बच्चों, ऐसी अपक्रियाओं को, ऐसी नाभिकीय अपक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब जैसा इसमें एक भारी नाभिक हल्के या छोटे नाभिकों में टूट रहा था तथा उत्पन्न हो रही थी क्या, ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जबकि इसमें क्या होगा बच्चों, जो दो छोटे, दो या दो से अधिक छोटे नाभिक, हल्के नाभिक जो होंगे बच्चों, ये परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। और मजेदार बात यहां पर यह है कि बच्चों इसमें भी क्या होगी, अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है। यानी ऐसी नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक हल्के या छोटे नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हो तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग नाभिकीय संलयन अपक्रिया कहते हैं। और इससे संबंधित भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में सीधे रसगुल्ले और गोलगप्पे की तरह क्वेश्चन टपक गया है बच्चों कि हाइड्रोजन बम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन बम जो है बच्चों यह किस सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर, तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। क्लियर।
ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है बच्चों, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह भी कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला और इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप ध्यान में रखेंगे वो क्या होता है, अगला और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है बच्चों कि सूर्य और तारों से जो प्राप्त होती है हमको प्रकाश और ऊर्जा, होती है कि नहीं होती है सर? बिल्कुल भी होती है। सूर्य ही एक प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? स्रोत है। सूर्य और तारों से जो हमको बड़े पैमाने पर प्राप्त होती है प्रकाश और ऊर्जा, यह किसकी देन है? बताइए किसकी देन है? तो इसका सही जवाब है सर नाभिकीय संलयन की देन है। इस चीज को आप बच्चों अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सो इस चीज को भी मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। तो सूर्य एवं तारों से प्राप्त जो ऊर्जा एवं प्रकाश है बच्चों, ये नाभिकीय संलयन की देन है। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस परमाणु बम की थोड़ी सी और जानकारी अब आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंपटीशन के एग्जाम में कि परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। तो इसका याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। कब? द्वितीय विश्व युद्ध जो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध जो लगभग 1939 ईस्वी के आसपास हुआ था, उस दौरान जो है परमाणु बम का उपयोग सबसे पहले किया गया था। और अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो परमाणु बम है ये सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के लगभग आसपास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किसके विरुद्ध किया गया था? तो इसका जवाब है जापान। जी हां, जापान के विरुद्ध सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 1939 के दौरान अमेरिका के द्वारा इस परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। और अगला एक और चीज इस्तेमाल जो दिमाग में रखना है आपको, वो 6 अगस्त 1945। तो अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम जापान के विरुद्ध परमाणु बम का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो किया गया था। और 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर ये परमाणु बम जो है बच्चों गिराए गए थे। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि आज की स्थिति भी वहां की एक सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है। तो आप इसी बात से आकलन कर सकते हैं कि परमाणु बम हो या हाइड्रोजन बम हो, यह कितने बड़े पैमाने पर विध्वंसकारी हैं और पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं, ठीक है। कक्षा 12 का जो फिजिक्स है बच्चों, जब उसमें आपको सर जी पढ़ाएंगे या आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्लैरिफाई किया जाएगा किस तरह से सूर्य के अंदर जो 90% भाग होता है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान का जो 90% भाग होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। और उनके किस तरह से परस्पर संलयन से, हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक उनके किस तरह से परस्पर संयोजन से बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हमको क्या? ऊर्जा और प्रकाश। इसी प्रकाश और ऊर्जा का बड़े पैमाने पर हमको प्रभाव हमारी पृथ्वी तक देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये जो चीजें अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की जानकारी, क्लास 12 की जानकारी और उसके बाद कंपटीशन के एग्जाम्स की जानकारी के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और आवश्यक चीज है। इस चीज को इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने 10 से 15 मिनट का जो भी वक्त लगा है पहले इस पर फोकस किया। सो बच्चों अब अगले टाइप की जो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है उसको हेडिंग लगाते हैं, जिसको हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अपक्रिया। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो चैप्टर है बेसिकली वो यहां से स्टार्ट होता है कि रासायनिक अपक्रियाएं दरअसल क्या होती हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रियाएं बच्चों जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्या, ठीक है। तो अब आप जानिए कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कम से कम 2 पदार्थ परस्पर क्रिया करके या प्रतिक्रिया करके या अपक्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हो बच्चे, ऐसे अपक्रियाओं को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। क्लियर? सभी चीजें अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको लिखते हैं।
ठीक है। तो हमने क्या लिखा, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, अभिक्रिया करके या प्रतिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हो बच्चे, दरअसल ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं वो ये है कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें क्या प्रमुख अंतर होते हैं बच्चों। अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, जिसके बाद चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन का एग्जाम हो, पूरी तरह से क्लैरिफाई होने वाला है। ठीक है। तो एक और तरीका, एक और चीज जो आप इसमें ध्यान रखेंगे, अगला स्टेटमेंट जो आपको ध्यान में रखना है कि सभी रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं बच्चों, वो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो जितने केमिकल चेंजेस होते हैं बच्चों, जितने रासायनिक परिवर्तन होते हैं, वे सभी रासायनिक अपक्रिया है। मतलब जहां कहीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर क्रिया से एक नया पदार्थ बना, वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात एक रासायनिक अपक्रिया होगी। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में जो इंपॉर्टेंट उदाहरण हम लोगों ने लिखा था वो क्या था बच्चों। ठीक है। उसमें पहला हम लोगों ने लिया था कागज, कपड़े या लकड़ी का जलना, या प्राकृतिक ईंधनों या प्राकृतिक गैसों का जलना। जैसे हमारे आपके घर एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, तो इन सभी का जलना, यानी जहां भी कोई पदार्थ जलता है। मैंने बोला था आपसे कि जहां भी किसी पदार्थ का दहन होता है या कोई पदार्थ जलता है बच्चों, तो वह एक नए पदार्थ के बनने को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह है कि वहां एक रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात एक रासायनिक अपक्रिया होगी। तो 100 बात की एक बात कि कागज का, कपड़े का, लकड़ी का, ईंधन का जो दहन है, जलना है, ये एक रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अपक्रिया होती है। अगली चीजें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो मोम हम जलाते हैं, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, पनीर, रसगुल्ला, जो भोज्य पदार्थ होते हैं बच्चों, जब भोज्य पदार्थ को एक निश्चित समय से ज्यादा समय तक उनको रख दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, एक बैड स्मेल आने लगती है, एक बुरी खुशबू आने लगती है। मतलब वो खाने योग्य नहीं जा रहता, या वो खराब हो जाता है, या कह सकते हैं वो सड़ जाता है। तो उससे भी एक नया पदार्थ बनता है, अर्थात वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अपक्रिया होगी। अगली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि हम देखते हैं कि हमारे आपके घर लोहे के खिड़की और दरवाजे या वस्तुएं होती हैं, तो लोहे और लोहे के जैसे तमाम धातुएं हैं जो निरंतर पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में आती हैं, तो धीरे परत दर परत वह क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। अर्थात यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है जो ऑक्सीकरण की वजह से होता है, अर्थात एक रासायनिक अपक्रिया है बच्चों। और जो धातुओं पर जंग लगने की क्रिया है, इसको हम एक अलग रासायनिक शब्द के नाम से जानते हैं, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण भी कहते हैं। और जो भोज्य पदार्थों का खराब होना, नष्ट होना या ऑक्सीकरण होना है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। साथ ही साथ हमने बताया था कि जो मूली, गाजर, खीरा, काकड़ है, इसको हम काटते हैं, तो इसको काटना एक भौतिक परिवर्तन है, किंतु काटने के बाद अगर हम रख दें तो धीरे धीरे इनका रंग परिवर्तन होने लगेगा, या हम कहेंगे कि सड़ने लगेंगे, तो वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा, मतलब रासायनिक अपक्रिया शुरू हो जाएगी। सो इन चीजों को हम क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल थे उसमें लगभग सब जो होते हैं रासायनिक अपक्रिया होती है। उसमें से कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है, जो पहले आपको मैंने बताया, उसके बाद फिर इसको लिख लिया, आप नोट कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, वो ये है कि अगर कभी अम्ल एक क्षार से अपक्रिया करता है, ठीक है, एक क्षार पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अगर इसको किसी अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर मिश्रित कर, अगर किसी
क्षार को किसी अम्ल में मिला दिया जाए बच्चों तो एक नया पदार्थ बनता है सोडियम क्लोराइड तथा H2 जल के अणु प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बच्चों वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब भी वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या इसको हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, एक परत बन जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे आपकी किताब में क्वेश्चन मिलेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से क्यों साफ करते हैं, तो इसका जवाब होगा बच्चों क्योंकि मैग्नीशियम जो है वायु से या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। अगर हम उस रिबन को रेगमाल से साफ न करें बच्चों तो वह जलेगा नहीं, इसलिए रेगमाल से साफ करना उसको आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो कॉपर भूरे रंग की क्या होती है, एक चमकदार धातु होती है, इसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण जब होता है तो वह कॉपर ऑक्साइड यानी हल्का काले रंग का क्या बनाता है बच्चों, एक पदार्थ बन जाता है जो कॉपर ऑक्साइड होता है। तो इस तरह से तमाम रिएक्शंस की अब आपके सामने होती है शुरुआत, ठीक है। तो ये उसका है एक बुनियाद जिसके आधार पर अब आगे आपको पढ़ना है। आगे के लेक्चर में जनरली बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को रिप्रेजेंट करने वाला एक समीकरण पढ़ेंगे जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए। मेरा ये दावा है बच्चों आप लोगों से कि अगर लेक्चर वाइज हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बारीकियों के साथ आपने समझा, सुना, ठीक है, और लिखा उसको और एक बार दो बार उसको लर्न किया तो नो एनी डाउट केमिस्ट्री में आपको एक बेहतर पहचान और एक बेहतर कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ठीक है। सो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं रासायनिक समीकरण को लेकर के और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण को लेकर के, जिसके बाद आप ये आइडेंटिटी कर पाओगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे नए वाले टॉपिक को। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।